नोवेल है जाने बहराम बाय सेम आसिफ। एपिसोड नंबर 32। आज आदिल, रानिया, तबस्सुम और अनाया हैदराबाद से कराची ख़ास तौर पर ज़रमीना बेगम को मिलने आए थे और ज़रमीना बेगम को मिलने आना उनका फ़र्ज़ भी बनता था क्योंकि वो अदा की सगी सास थी। आज इतवार का दिन था और सब लोग ही बहराम विला के लॉन्च में बैठे बातें करने में मसरूफ़ थे जब ज़ुबैदा आपा अंदर आई। मेम, आपकी अम्मी आई हैं। ज़ुबैदा की बात सुनते अदा हल्का सा मुस्कुराई। तभी आदिल, रानिया, तबस्सुम और अनाया लाउंज में दाखिल हुए तो तब भाग कर अपनी माँ के गले लगी। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। अदा के सलाम पर तबस्सुम मुस्कुराते हुए बोली तो अदा रानिया के गले लगी और फिर अनाया से मिली, जबकि अदा को आदिल से ना मिलते देखकर सब हैरान हुए। अदा, तुम्हारा भाई भी साथ आया है? हाँ तो क्या तुम इससे नहीं मिलोगी? बहराम की बात पर अदा फ़ौरन बोली तो बहराम ने सवाल किया, जिस पर अदा ने नफ़ी में सर हिलाया और आगे बढ़ी। ये तो इटली साथ गए थे, इनको क्यों मिलूं? अदा की लॉजिक सुनते बहराम ने मुंह बनाया तो अदा मुस्कुराई। मिल लो अदा, क्योंकि अब हमारा भाई भी जल्द पराया हो जाएगा। रानिया की बात सुनते अदा ने परेशानी से रानिया को देखा। भाई जल्द शादी करने वाले हैं। रानिया की बात पर अदा मुस्कुराती हुई आदिल के सीने से लगी तो आदिल ने उसे प्यार किया। फिर बहराम आगे बढ़ता सबसे मिला। आंटी, ये मेरी मोम है और मोम ये अदा की अम्मी है। हाँ जानती हूँ। एक तो ना मेरी अम्मी को अम्मी कहते आपका मुंह टूटता है। बहराम के तारुफ पर ज़रमीना बेगम मुस्कुराते बोली और तबस्सुम के गले लगी तो अदा मुंह बनाती बोली, जिस पर तबस्सुम ने अदा को घूरा तो अदा ने ऐसे जाहिर किया जैसे उस मासूम ने कभी कुछ किया ही ना हो। अदा को अनजान बनते देखकर सब लोग हंसने लगे। तभी ज़रमीना बेगम ने हाथ से इशारा करते उनको बिठाया। आंटी, अम्मी अम्मी, हाँ वही अम्मी बस। बहराम अभी बोला ही था कि अदा उसकी बात काटती चिल्लाई तो बहराम ने हंसते हुए एहसान करने के अंदाज में अपनी तस्दीक की, जिस पर अदा ने हाँ में सर हिलाया। अम्मी, ये मेरा छोटा भाई है ज़रखान और ये इसकी वाइफ सफ़ा। माशाल्लाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। बहराम के तारुफ पर ज़रखान और सफ़ा आगे बढ़ते मिले तो तबस्सुम ने सफ़ा की तारीफ़ की, जिस पर सफ़ा हल्का सा मुस्कुराई। आंटी, हम लोग सोच रहे थे आज मरवा के घर भी चलते हैं रिश्ता लेकर। वो तो ठीक है, मगर तुमने मरवा को बताया है कि तुम लोग आज जा रहे हो? जी, बता दिया था मैंने उसे। आदिल की बात सुनते ज़रमीना बेगम फ़ौरन बोली तो आदिल ने मुस्कुराते जवाब दिया, आदि भाई, क्या आपकी मरवा भाभी से बात होती है? नहीं, वो बहराम की बात होती है तो मैंने बहराम के ज़रिए पैगाम भिजवाया था। राना के हंसी दबाकर बोलने पर आदिल ने अपनी माँ को देखा जो उसे ही देख रही थी तो आदिल ने फ़ौरन मुद्दा बहराम पर डाला, जिस पर तबस्सुम ने हाँ में सर हिलाया, जबकि बाकी सब ने आदिल की चालाकी पर हंसी दबाई। क्या आदिल, तुम्हारी मरवा से बात नहीं होती बेटा? नहीं आंटी, अम्मी को पसंद नहीं शादी से पहले लड़का लड़की आपस में बात करें तो, इसलिए बस अगर मुझे कुछ बताना हो तो बहराम के ज़रिए बता देता हूँ। ज़रमीना बेगम के परेशानी से सवाल करने पर आदिल ने फ़ौरन जवाब दिया तो ज़रमीना बेगम भी बात को समझती मुस्कुराई। रज़िया, चाय ले आओ भाई। दाइमा की बात पर रज़िया और ज़ुबैदा आपा ने मिलकर चाय का सामान टेबल पर रखा, जबकि ज़रखान की फरमाइश पर अदा सबके लिए चाय बना लाई तो सब ने हल्की फुल्की बातों में चाय का मज़ा लिया। मैं सोच रही थी आप सब भी साथ चलते। हमारा क्या काम? हाँ, आप बहराम और अदा को ले जाएं। आखिर आदिल अदा का भाई है तो आदिल आपका भी तो बेटा है। मुझे खुशी होती अगर सब चलते तो। चाय के बाद तबस्सुम बोली तो ज़रमीना बेगम ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर तबस्सुम एक बार फिर बोली तो ज़रमीना बेगम ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। ठीक है, हम सब चलते हैं आपके साथ। ज़रमीना बेगम के हामी भरने पर तबस्सुम मुस्कुराई तो सब लोग उठते तैयार होने चले गए। तकरीबन 1 घंटे बाद सब लोग तैयार होकर लॉन्च में इकट्ठे हुए, जबकि ज़ुबैदा को तैयार ना देखकर ज़रमीना बेगम परेशान हुई। ज़ुबी, बच्ची तैयार नहीं हुई? मामी, मैं क्या करूँगी, आप लोग जाएं। नहीं आपी, आप हमारे साथ चलेंगी। ज़रमीना बेगम के सवाल पर ज़ुबिया फ़ौरन बोली तो सुहेल ने आगे बढ़ते जवाब दिया, जबकि सुहेल के मुंह से खुद के लिए आपी सुनकर और हाँ में सर हिलाती अंदर चली गई और फिर 5 मिनट में ही तैयार होकर लॉन्च में आई तो सब लोग गाड़ियों में बैठते मरवा के घर पहुँचे। मरवा पहले से ही सब कुछ साजिदा बीबी को बता चुकी थी। सबके पहुँचने पर साजिदा बीबी ने उन सबको खुशदिली से वेलकम किया और ले जाते लॉन्च में बिठाया। सब लोग साजिदा बीबी से मिलकर बहुत खुश थे। मरवा कहाँ है? वो तैयार हो रही थी, मैं बुलाती हूँ। ज़रमीना बेगम की बात पर साजिदा बीबी मुस्कुराती बोली और उठकर अंदर चली गई। इसे तैयार होने में हमेशा वक्त लगता है, अब देखना 2 घंटे हमें इंतज़ार करवाएगी। आदिल भाई, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। वैसे इतनी लेट लतीफ़ लड़के से शादी कर रहे हो तुम। लड़के को तो तैयार होने में टाइम लगता ही है बेटा। अब उन्होंने तुम्हारी तरह पेंट शर्ट पहनकर थोड़ी जाना होता कहीं। साजिदा बीबी के अंदर जाते ही ज़रखान गहरी सांस लेते बोला तो सब लोग हंसने लगे। तभी तबस्सुम ने जवाब दिया तो ज़रखान हल्का सा मुस्कुराया। तभी साजिदा बीबी वापस अंदर आई
और उनके पीछे पीछे ही मरवा चाय का ट्रे उठाए अंदर आई। मरवा को सादे से सलवार कमीज़ पहने देखकर आदिल खुश हो गया। उसे यही डर था कि कहीं मरवा के फैशनेबल कपड़े देखकर तबस्सुम मना ही न कर दे। अस्सलामुअलैकुम। मरवा अंदर आते सलाम करती टेबल पर ट्रे रख गई और फिर जाकर साजिदा बीवी के साथ बैठी और नजरें झुका गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। तबस्सुम की तारीफ करने पर साजिदा बीवी मुस्कुराई। तभी अनाया, जो आयशा के साथ खेल रही थी, लाउंज में दाखिल हुई और आकर रानिया और तबस्सुम के बीच में बैठी। क्या हुआ अनाया, तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। क्या तुम इसे जानती हो? अनाया को मुस्कुराता देखकर तबस्सुम ने सवाल किया तो अनाया ने फौरन मरवा की तरफ इशारा करते हुए फौरन जवाब दिया, जिस पर तबस्सुम ने हैरानगी से एक बार फिर सवाल किया तो अनाया ने फौरन हाँ में सर हिलाया। ये मेरी फेवरेट यूट्यूबर है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, मगर अम्मी हम इनके घर क्यों आए हैं? अनाया ने जवाब देते सवाल किया तो तबस्सुम को हैरत का झटका लगा और उन्होंने परेशानी से पहले मरवा और फिर आदिल को देखा। मरवा, जो पहले ही सर झुकाए बैठी थी, मजीद सर झुका गई। उसे आदिल ने साफ कहा था कि अगर तबस्सुम को उसकी फील्स का पता चला तो वो कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। और मरवा ने कल रात ही अपने सारे अकाउंट्स डिलीट करके इस दुनिया को खैराबाद कर दिया था, जबकि आदिल भी अपनी माँ की नज़रें खुद पर महसूस करते सर झुका गया था। अनाया, तुम जाओ खेलो। रानिया, जो सब कुछ जानती थी, फौरन अनाया से बोली तो अनाया मुंह बनाती बाहर निकल गई, जबकि तबस्सुम, जो चाय का कप हाथ में पकड़े बैठी थी, कप रखते फौरन खड़ी हुई। अम्मी प्लीज़ बैठ जाएं। तबस्सुम को खड़ा होता देखकर रानिया उनका हाथ पकड़ती बोली तो तबस्सुम ने रानिया से अपना हाथ छुड़ाया और फिर बिना कुछ बोले अपना बैग उठाती लाउंज से चली गई। जबकि तबस्सुम को जाते देखकर रानिया और आदिल भी उठकर उनके पीछे गए तो मरवा की आंखों से दो मोती टूटकर उसके हाथ की पुष्ट पर गिरे। अम्मी सुने, अम्मी बात तो सुने। क्या सुनूं मैं आदिल? तुम एक ऐसी लड़की को मेरे घर की बहू बनाना चाहते हो जो सरेआम खुद की नुमाइश करती है? आदिल फारूकी, मुझे आगे जाकर तुम्हारे बाप को जवाब देना है। क्या कहूँगी मैं उन्हें कि उनकी बहू एक मॉडल है? अम्मी प्लीज़ अंदर चलें, वो ये सब छोड़ चुकी है और आदिल भाई ने ही तो बताया था कि अब्बू ने ही उनका ये रिश्ता पक्का किया था। हम कैसे तोड़ दें ये रिश्ता? आदिल की बात पर तबस्सुम गुस्से से बोली तो आदिल खामोश हुआ। तभी रानिया बोल पड़ी, तो फिर तुम खुद जाकर कर लो रिश्ता पक्का, क्योंकि मैं तो ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। रानिया की बात सुनते तबस्सुम गुस्से से बोली। तभी बहराम और अदा बाहर आए। अम्मी, मैं जानता हूँ मैं बीच में बोलने का हक नहीं रखता, मगर फिर भी मैं बस इतना कहूँगा कि मरवा आदिल के लिए बेस्ट है। उसने अपना सब कुछ आदिल के लिए छोड़ा है, अपनी सोशल लाइफ भी और अपना कंफर्ट भी। वो ब्रांड सूट्स पहनने वाले आदिल के साथ रहने के लिए आम कपड़े पहनने को भी तैयार है और पहने हुए भी हैं। वो जानती थी कि आपको किस तरह पसंद आ सकती है और उसने खुद को ख़ास आपके लिए वैसा बनाया है। अगर आज आप यहाँ से चली जाएंगी तो वो लड़की जो अंदर इस वक्त बैठी खामोशी से आंसू बहा रही है, वो यकीनन खुद को कुछ कर लेगी। बाप के होते हुए भी वो इस दुनिया में यतीम है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अंदर चलें। बहराम की बात सुनते तबस्सुम खामोशी से वापस अंदर आ गई। तबस्सुम को अंदर जाता देखकर वहाँ खड़े बाकी सब भी फौरन अंदर आए तो उनकी नज़र तबस्सुम पर पड़ी। अगर तुम वाकई में सब कुछ छोड़ दोगी तो मुझे इस शादी से मसला नहीं। हाँ, बस मेरी एक शर्त होगी जो तुम्हें माननी पड़ेगी। मेरी बच्ची कल रात ही सब कुछ छोड़ चुकी है, आप फिक्र न करें। और शर्त कैसी? तबस्सुम की बात सुनते साजिदा बीवी फौरन बोली तो तबस्सुम हल्का सा मुस्कुराई। अगर ये मुझे सगी माँ मानकर बहू की तरह नहीं बेटी की तरह प्यार करेगी तो ही मैं इसे रुखसत करके ले जाऊंगी। तबस्सुम की बात सुनते मरवा अपने आंसू साफ करती उठी और फिर उसने तबस्सुम को गले लगाया तो तबस्सुम ने भी उसके सर पर प्यार किया। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं चाह रही थी अगले महीने ही इन दोनों की शादी कर दें, मगर इतनी जल्दी सब कैसे होगा? हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी, वो भी 2 जोड़ों में। तबस्सुम की बात पर साजिदा बीबी परेशानी से बोली तो तबस्सुम ने फौरन जवाब दिया, जिस पर साजिदा बीबी ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया तो तबस्सुम ज़मीना बेगम की तरफ मुड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू को आदिल की पप्पो अंगूठी पहनाए। तबस्सुम की बात पर ज़मीना बेगम मुस्कुराते उठी और फिर उन्होंने मरवा के हाथ में अंगूठी पहनाई तो सबने तालियां बजाई। फिर साजिदा बीबी ने आदिल को अंगूठी पहनाई तो सबने आदिल और मरवा को मुबारकबाद दी और फिर खाना खाकर सब लोग घर आ गए। जिस वक्त सब लोग बहराम विला पहुंचे उस वक्त रात हो चुकी थी। आदिल और उसकी फैमिली आज रात बहराम विला ही रुक रहे थे। सब अपने अपने कमरों में सोने के घर से जा चुके थे। आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई? यही सवाल मैं अगर तुमसे करूँ तो जरखान और बहराम दोनों ही रात के 2 बजे एक दूसरे को कॉरिडोर में देखकर परेशान हुए तो जरखान ने सवाल किया, जिस पर बहराम ने भी फौरन सवाल किया तो जरखान हल्का सा मुस्कुराया। मैं अपने कलेजे फेफड़े को ढूंढने आया था, वो कमरे में नहीं है।
मैं भी अपनी जाने बहराम को ढूंढने आया था, वो भी कमरे में नहीं है। जरखान के मुस्कुराकर बोलने पर बहराम भी मुस्कुराता बोला। तभी उन दोनों को किचन से आवाज़ आई तो वो दोनों परेशानी से किचन की तरफ बढ़े। किचन में सफ़ा और अदा को एक साथ खड़े देखते जरखान और बहराम हैरान हुए और फिर फ़ौरन उनकी तरफ बढ़े। जाने बहराम, ये क्या कर रही हैं आप? सफ़ा जी इस वक्त किचन में होने की वजह? बहराम और जरखान सफ़ा और अदा के सर पर खड़े होते बोले तो दोनों अचानक किसी की आवाज़ अपने पीछे से सुनते झटका खाती पलटी। उफ, आप दोनों ने तो हमें डरा दिया। सफ़ा अपने सीने पर हाथ रखती बोली तो अदा ने भी हाँ में सर हिलाया। ये क्या हो रहा है? हमें भूख लगी थी इसलिए हम जेली बना रहे हैं। बहराम के सवाल पर अदा मुस्कुराती बोली तो बहराम ने जरखान को देखा और फिर दोनों भाइयों ने एक साथ कहका लगाया, जिस पर सफ़ा और अदा का मुंह बना। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम दोनों को भूख लगी है और तुम दोनों जेली बना रही हो, इससे पेट भर जाएगा तुम्हारा। हाँ तो हम कोई पागल सांड थोड़ी हैं जो हमारा पेट ना भरे। सफ़ा के सवाल पर जरखान फ़ौरन बोला तो अदा ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर बहराम ने अदा को घूरा तो अदा उसे इग्नोर करती जेली बनाने लगी। मगर इसे तो सेट होने में ही एक दिन लगता है। बहराम की बात पर अदा और सफ़ा ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर जेली को। बस फिर क्या था, उन दोनों ने निचला होंठ निकाले जरखान और बहराम को देखा तो उन दोनों को अपनी बेगमात पर प्यार और तरस आया। तभी जरखान आगे बढ़ा और अदा बहराम को इग्नोर करते सफ़ा के होठों पर झुका तो बहराम ने फ़ौरन अदा की आंखों पर हाथ रखा, जबकि सफ़ा बहराम के सामने जरखान की इस हरकत पर शर्म से पानी पानी हो गई। सफ़ा की सांस रोकते देखकर जरखान फ़ौरन उससे दूर हुआ तो सफ़ा ने अपने सीने पर हाथ रखते अपनी सांसों को नॉर्मल किया। बहराम के सफ़ा और जरखान भाई की किस खत्म हो गई? अदा के सवाल पर जहाँ सफ़ा शर्म से लाल हुई वहीं जरखान ने कहका लगाया तो बहराम ने अदा की आंखों से हाथ हटाया। अब आप मुझे कुछ मंगवा कर खिलाएं, नहीं तो मैं नाराज़ हूँ। अदा की बात पर बहराम मुस्कुराता हुआ मोबाइल पकड़ता बाहर आया। फिर उसने जरखान, सफ़ा, अदा और अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया जो चंद ही लम्हों में आ गया, जिसे उन्होंने मज़े से खाया और फिर जाकर अपने अपने कमरों में सो गए। आज सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे जब ज़ुबैदा नाश्ते की टेबल पर आई और उसने मुस्कुराते अदा को नाश्ता करते देखा। तुम तो भूख हड़ताल पर थी, ख़त्म हो गई क्या भूख हड़ताल तुम्हारी? ज़ुबैदा के मुस्कुराकर पूछने पर जहाँ बहराम ने ज़ुबैदा को घूरा वहीं अदा ने नाश्ते से हाथ रोकते बहराम को देखा, जिस पर बहराम हल्का सा मुस्कुराया। जाने बहराम, खाना बीच में नहीं छोड़ते। मैं समझ गई हूँ मेरे शौहर के पास टाइम नहीं है, इसलिए अब मैं उस दिन जाऊँगी उनके साथ समुद्र के किनारे जब उनकी ऑफिस की छुट्टी होगी। मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ। बहराम की बात पर अदा ने फ़ौरन ज़ुबैदा को जवाब देते नाश्ता दोबारा शुरू किया तो जहाँ सबने अपनी हंसी दबाई वहीं बहराम ने शुक्र अदा किया कि उसकी बेगम ने नाश्ता नहीं छोड़ा। सब ये जानते थे कि अदा भूख की बहुत कच्ची है, वो कुछ भी छोड़ सकती है मगर खाना नहीं छोड़ सकती। अम्मी, मैं सोच रही थी आदि भाई की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अदा की बात सुनते सब लोग मुस्कुराने लगे। तभी सफ़ा की नज़र ज़ुबैदा पर पड़ी। ज़ुबैदा, आप ही आपकी नाक से खून बह रहा है। सफ़ा की बात सुनते ज़ुबैदा ने फ़ौरन से टिश्यू पकड़ते अपनी नाक पर रखा तो सुहेल परेशानी से उठकर ज़ुबैदा के पास आया। अभी ये क्या हुआ है? आपको नाक से खून क्यों आ रहा है? चलिए मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ आपको। उठे। नहीं सुहेल, मैं ठीक हूँ, ये तो अब अक्सर आता है। तो ज़ुबैदा, डॉक्टर को दिखाना चाहिए बेटा। सुहेल के परेशानी से बोलने पर ज़ुबैदा फ़ौरन बोली तो दाइमा ने परेशानी से जवाब दिया, दाइमा दिखाया है मैंने। तो डॉक्टर ने क्या बताया, क्यों निकलता है और कोई ट्रीटमेंट तो होगा ना इसका? अभी ज़ुबैदा बोल ही रही थी कि मरजान बीच में बोल पड़ी, जिस पर ज़ुबैदा हल्का सा मुस्कुराई। हाँ बताया है डॉक्टर ने। क्या? ज़ुबैदा की बात पर तालिया फ़ौरन बोली, मुझे कैंसर है लास्ट स्टेज और मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है, वो ले रही हूँ, आगे जो अल्लाह को मंजूर। वैसे भी मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है, अब ये ज़िंदगी टेस्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं। जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना बेहतर है। ज़ुबैदा की बात सुनते नाश्ते की टेबल पर सकता छा गया, जबकि सुहेल, जिसे इतने साल बाद कोई सगा रिश्ता मिला था, सदमे में चला गया। वह एकदम से कुर्सी पर गिरा तो मरजान ने फ़ौरन उसे संभाला और फिर चंद लम्हों बाद सुहेल ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, जिस पर ज़ुबैदा हैरान हुई। सुहेल, तुम रो क्यों रहे हो? तो और क्या करूँ आप ही, इतने साल बाद मुझे एक सगा रिश्ता मिला था, अब वो भी जुदा हो जाएगा और आप पूछ रही हो रो क्यों रहे हो? ज़ुबैदा के सवाल पर सुहेल फ़ौरन बोला तो ज़ुबैदा हल्का सा मुस्कुराई। सुहेल, मैंने भी सबकी तरह एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना था, तो इसमें आप ही क्या हो गया है आपको? आप जानती भी हैं मैं क्या कुछ सोच कर बैठा था। सोचा था अपनी शादी से पहले आपको धूमधाम से रुखसत करूँगा, कोई होगा जो मुझे भी मामू बोलेगा, मैं भी सबको बताऊँगा कि मेरे पास बहन है, सगी बहन, मगर आप ही सब बर्बाद हो गया। मेरी शादी नहीं हो सकती सुहेल। ज़ुबैदा भी बोल ही रही थी कि सुहेल उसकी बात काटता बोला, जबकि उसकी बात सुनते ज़ुबैदा फ़ौरन बोली तो सुहेल हैरान हुआ।
क्या मतलब है, आपको क्यों नहीं हो सकती? क्या तुम जानते हो मैं प्ले गर्ल क्यों बनी थी? क्यों? सुहेल के सवाल पर ज़ुबिया ने सवाल किया तो सुहेल ने एक बार फिर सवाल दागा, जिस पर ज़ुबिया हल्का सा मुस्कुराई। मैं जब 10 साल की थी तो एक दिन मम्मा और पापा मुझे घर अकेला छोड़कर हॉस्पिटल गए थे। तब तुम पैदा होने वाले थे और मम्मा मुझे घर अकेला छोड़कर गई थी। मम्मा के जाने के बाद अयाज हमारे घर आ गया। वो मेरी पप्पू का हस्बैंड था, यानी ज़रमीना बेगम का। तो मुझे भी घर उसका आना अजीब नहीं लगा। मगर असल मसला तो तब हुआ जब अयाज ने मेरे साथ गलत करना चाहा। मैंने उससे बहुत भीख मांगी, अपनी इज्जत की, मगर उसने मेरी हर दुहाई को नज़रअंदाज करते अपनी हवस पूरी कर ली। जब मेरे साथ ये सब हुआ था तो दाइमा का बेटा आलिम और उसकी बीवी अचानक घर आ गए। उन्हें पुप्पो ने मेरे लिए खाना देकर भेजा था। उस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब थी। आलिम ने फ़ौरन अयाज को मुझसे दूर किया और आलिम की बीवी ने मुझे वहाँ से भगा दिया, जबकि अयाज ने उन दोनों को खंजर से मार दिया और फिर वो मुझे मारने के लिए भागा, मगर मैं एक दरख्त के पीछे छुप गई और वो मुझे ढूंढने लगा। अभी उसे मैं मिली नहीं थी जब अचानक बाहर से बाबा की गाड़ी का हॉर्न बजा और वो हमारे घर के पिछले दरवाजे से भाग गया। बाबा जैसे ही घर में दाखिल हुए तो आलिम और उसकी बीवी की लाश देखकर परेशान हुए और मुझे आवाज़ें देने लगे। बाबा के मुझे बुलाने पर मैं दरख्त के पीछे से निकलती भागकर बाबा के पास गई और फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और बाबा मेरे पास बैठे रो रहे थे। मैंने बाबा से बहुत पूछा कि वो क्यों रो रहे हैं, मगर बाबा ने नहीं बताया, बस कहा कि मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए वो परेशानी से रोने लगे। फिर मैंने बाबा को बताया कि अयाज अंकल ने मुझे बहुत पेन दिया और आलिम और उसकी बीवी को भी मार दिया। तो बाबा को गुस्सा आया। उसके बाद मुझे नहीं पता बाबा ने क्या किया, बस मुझे पप्पू ने इतना बताया कि जब बाबा और मम्मा तुम्हें लेकर घर आ रहे थे तो उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और सुहेल अब पप्पू के पास है। मैं अयाज के सामने उस दिन के बाद से नहीं आई। मैं सिर्फ 12 साल की थी जब मैं पप्पू की मदद से दुबई चली गई। वहाँ हमारी खाला रहती थी, वो बिल्कुल अकेली थी और अनमेरिड थी। मैंने उनके पास अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा। वो बहुत बीमार रहती थी। फिर एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई, मगर तब तक मैं 21 सालों की हो चुकी थी, एक खुद मुख्तार औरत बन चुकी थी। फिर मुझे एक दिन पप्पू मिली, वो सनान बहराम और तुम्हारे साथ दुबई शॉपिंग करने आई थी। मैंने अपने छोटे भाई को अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था, जो पप्पू के खड़ूस को टक्कर के जवाब देता था और सनान की एक घूरी से भी डरता था। पप्पू को मिलने के बाद मुझे पता चला कि अयाज ने सिर्फ मेरे ही नहीं, बहुत सी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की है। बस फिर उसके बाद मैंने अयाज से अपना बदला लेने का फैसला किया और ख़ुद को एक प्ले गर्ल बना लिया, एक ऐसी हसीना जिसे देखते ही पक्के असाब वाले मर्द भी पागल होने लगे। और फिर मैंने उसे हॉबी और काम बना लिया। मैं औरतों से पैसे लेकर उनके शौहरों के काले करतूत खोलती थी। ऐसे में या तो वो आदमी खुद को मार लेता था या उसकी बीवी उसे छोड़ जाती थी और वो मेरे पीछे आता था और मैं उसे पहचानने से ही इनकार कर देती थी और वो खुद को मौत के घाट उतार लेता था। वक्त गुजरता गया और फिर मुझे पता चला तुमने ऑफिशियली बाबा की कंपनी ज्वाइन कर ली है। फिर मुझे बस इंतज़ार था तुम्हारे सेटल होने का और पप्पू के बधाई पोएम के जुड़ने का। जब मुझे पता चला कि तुम स्टेबल हो गए हो और पप्पू की पोएम भी अब अपने हिस्से जोड़ रही है, तो मैं तुम सबके बीच आ गई और जानबूझकर अयाज के सामने आई ताकि वो मुझे नोटिस करे। और वही हुआ, उसने मुझे नोटिस किया और फिर वो मुझसे मिलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके घर जाने लगी और फिर एक दिन मैंने उसे मार कर अपनी ज़िंदगी का बदला पूरा कर लिया। जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो मैंने बस एक दुआ की कि तुम मुझे एक दफ़ा आप ही कहकर बुलाओ और मेरी दुआ कबूल हो गई। अब मेरा जीना ना जीना एक बराबर है। हाँ, बस इतनी ख्वाहिश है कि मरने से पहले खुद तुम्हारी बीवी को धूमधाम से रुखसत करके आफंदी पैलेस ले जाऊँ। मगर तुम तो अम्मी को मामी कहती हो। हाँ, वो मैं इसलिए कहती थी कि अयाज के चमचों को कभी मुझ पर शक ना हो। मैं अक्सर पप्पू को अयाज मंजिल में कॉल करती थी। अयाज की भी एक बहन की बेटी है जो इस वक्त स्पेन में एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रही है। उसकी पप्पू से बहुत बनती थी तो बस मैं वही बनकर कॉल कर लेती थी। फिर जब अयाज ने पप्पू को दफना दिया तो उस लड़की ने पप्पू की मौत की खबर सुनकर फ़ोन करना छोड़ दिया। अयाज तो उसे वैसे भी पसंद नहीं था, मगर फिर मैं पप्पू से डायरेक्ट कांटेक्ट करने लगी और फिर जब पप्पू इटली ज़रखान के पास चली गई तो मैं उनसे बाय फेस भी मिलने लगी। ज़ुबिया की स्टोरी को सबने निहायत गौर से सुना। फिर तालिया फ़ौरन बोली तो ज़ुबिया ने मुस्कुराते जवाब दिया, जबकि सुहेल ज़ुबिया के गले लगता एक बार फिर रोने लगा तो ज़ुबिया ने उसे प्यार किया। ज़ुबिया, हम लोग आदिल और मरवा की शादी से पहले सुहेल और मरजान की शादी कर देते हैं। वो तो ठीक है आंटी, मगर मुझे अभी तक मेरे भाई ने नहीं बताया कि वो किसी को पसंद करता है और उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद है। तबस्सुम की बात पर ज़ुबिया मुस्कुराते बोली तो सुहेल ने अपनी आंखें साफ करते ज़ुबिया को देखा। आप ही आपको भी बता दूंगा, पहले मैं ये तो देख लूँ वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती भी है या नहीं। मैं आपको बोल दूँ आप घर रिश्ता ले जाओ उसके और वो मना कर दे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना।
सुहेल की बात पर जुबिया ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया तो सबने मरजान को देखा जो मज़े से खड़ी फ्रूट चाट खा रही थी। मुझे भूख लग रही थी, क्या करती? भूख की कच्ची तो अदा थी, तुम कब से बन गई? सबकी नज़रें खुद पर महसूस करते मरजान फ़ौरन बोली तो दाइमा ने सवाल किया, जब से मेरे घोड़े मुझसे जुदा हुए हैं मैं हमेशा हॉर्स राइडिंग करके या फिर कुछ खा पी के अपनी फीलिंग कंट्रोल करती हूँ। मरजान की बात पर सब लोग मुस्कुराने लगे तो मरजान भी मुस्कुराई। तभी सुहेल उठकर मरजान के पास आया। वैसे मुझे भी घोड़े बहुत पसंद हैं। गधे को घोड़े पसंद है, ताज्जुब की बात है। सुहेल की बात सुनते मरजान फ़ौरन बोली तो सुहेल का मुंह बना। एक दफ़ा हमारी शादी हो ले फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा, कैसे बताओगे? मैं तो ना अब तुम्हारी सुनती हूँ ना तब सुनूंगी। तुम एक दफ़ा मेरे निकाह में तो आओ, तुम्हें पता चल जाएगा मेरी जान। सुहेल की बात पर मरजान मजाक उड़ाने के अंदाज में बोली तो सुहेल मुस्कुराता माना खीजी से बोलता, उसके बाउल से चाट के बैठ लेता और फिर चला गया, जबकि पीछे मरजान बस छल भुन कर रह गई।